नमस्ते। आप लोगों ने मुझे मेरे चैनल पे कई बार देखा होगा या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में देखा होगा थायराइड नोड्यूल्स के बारे में बात करते हुए। इनफैक्ट अगर मेरे चैनल पे 250 वीडियोस है तो उसमें से एक मेजर प्रोपोर्शन वेरिकोज वेन्स, वेरिकोसील और थायराइड नोड्यूल के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि थायराइड की ग्रंथि के गांठ बिना किसी सर्जरी या चीरफाड़ के। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे शेयर करते हुए कि इस अवेयरनेस कैंपेन की वजह से हम इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर्स बन गए थायराइड नोड्यूल के ट्रीटमेंट के लिए विदाउट एनी सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव तरीके से। पिछले 3 महीने में इतने पेशेंट्स हमारे पास आए अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से, और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई यूट्यूब ऑडियंस, टू माई पेशेंट्स जिन्होंने भी हमें ट्रस्ट किया और इसके लिए आए। हाँ, इसमें हमें 3 से 7% शायद फेलियर रेट मिला, रिकरेंसेस हुए, जिसके लिए शायद एक सेकेंड सेशन ज़रूरत पड़े, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पेशेंट्स वापस ट्रैवल करें और हम इनकी हेल्प करें। बट अभी तक सक्सेस रेट्स 93% प्लस है। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान हमें बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया जिनको थायराइड की ग्रंथि में गांठ तो थी पर कैंसरस थी, या फिर उनके एफएनएसी में आया था कि वो नॉन कैंसरस है। वो हमारे पास आए, हमने जब एफएनएसी रिपीट किया तो पाया कि कैंसर है। और इनमें से बहुत लोगों को ऐसी अपेक्षा थी कि हम उनकी कैंसरस गांठ का भी एब्लेशन करें, पर मैंने रिफ्यूज कर दिया गांठ का ओवरऑल साइज देखते हुए। देखो दोस्तों, 99% जो मैं एब्लेशन प्रोसीजर्स करता हूँ वो उन पेशेंट्स के लिए जिनकी थायराइड की गांठ बिनाइन है या नॉन कैंसरस है, जिसमें कैंसर की संभावना ना के बराबर है सारी जांचों के बाद। तो ये वीडियो का मेरा पूरा पर्पस ये है कि मैं आपसे आज बताऊं कि कैंसरस वर्सेस नॉन कैंसरस गांठों में क्या फर्क है, और कैसे जांचों से या डॉक्टर से मिलकर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी गांठ कैंसर है और कौन सी नॉन कैंसरस। क्योंकि अगर गांठ कैंसर है और थोड़ी सी बड़ी हो गई है या हल्का सा फैलना शुरू हुई है जैसे कि लिम्फ नोड्स में, तो उसका इलाज सर्जरी और रेडियो आयोडीन है, एब्लेशन नहीं। अनलेस ऑफकोर्स एनेस्थेशिया फिटनेस नहीं मिल पा रहा है या पेशेंट ब्लड थिनर्स पे और सर्जरी नहीं हो सकती, तब हम एब्लेशन कर सकते हैं। लेकिन 99.9% चांस हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ थर्मल एब्लेशन यानी कि सुई से थायराइड की ग्रंथि की गांठ का इलाज नॉन कैंसरस गांठों के लिए करते हैं, बिनाइन गांठों। तो थायराइड नोड्यूल की जर्नी में जब भी आपको महसूस होता है कि मुझे गर्दन में एक लंप सा दिख रहा है, गांठ सी उठी हुई दिख रही है, आपको तुरंत एक नजदीकी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना है, एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट से। आपके एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट आपको सबसे पहले क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे जैसे कि T3, T4, TSH देखने के लिए कि आपका थायराइड फंक्शन कैसा है, और साथ में कभी कभी कुछ एडिशनल टेस्ट कराएंगे जैसे कि कुछ एंटीबॉडीज या फिर सीरम थायरोग्लोबुलिन देखने के लिए कि या तो इसमें कैंसर का चांस तो नहीं है या फिर इसमें ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस तो नहीं है, आपकी इम्यूनिटी खुद के ही थायराइड को अटैक तो नहीं कर रही वायरस समझ के, और इस वजह से तो ये गांठें नहीं बन रही। इसके बाद वो आपका एक सोनोग्राफी करवाएंगे एक रेडियोलॉजिस्ट द्वारा। सोनोग्राफी पे रेडियोलॉजिस्ट आपकी गांठ को अच्छे से देखेंगे, और अगर सेंटर स्टैंडर्डाइज है, इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करता है, तो एक टायराइड्स का टेबल और एक टायराइड स्कोर देंगे जिसमें वो नोड्यूल का ओवरऑल अपीयरेंस, इकोजेनिसिटी, उसके मार्जिन्स, उसमें अंदर कैल्सिफिकेशन या कैसे कैल्शियम के डिपॉजिट्स है, इस प्रकार के 5 पैरामीटर स्टडी करेंगे और एक टोटल स्कोर निकालेंगे। फिर उसको इंटरनेशनल टेबल में देख के डिसाइड करेंगे कि इस बिटवीन स्कोर 1 to 5 या 1 to 6 ये क्या स्कोर आ रहा है। अगर टायराइड्स लो है, 1 या 2 है, तो बहुत कम चांसेस है कि वो कैंसरस है, और जितना स्कोर हाई होता चला जाएगा जैसे टायराइड्स 5, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो कैंसर निकलने की संभावना है। लेकिन सोनोग्राफी शायद पूरी तरह डायग्नोस्टिक ना हो। हाँ, अगर वो टायराइड्स 1 या 2 आए हैं तो हाई चांसेस है उसमें कैंसर नहीं है, इसलिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो टायराइड्स 3 to 6 के बीच है तो हाई चांसेस है कि आपके एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट कहेंगे कि एक एफएनएसी करते हैं। थायराइड की ग्रंथि में एफएनएसी का मतलब होता है एक पतली सुई की जांच, अगेन जो एक रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। थायराइड में बायोप्सीज क्यों नहीं करते बाकी अंगों की तरह? क्योंकि थायराइड बहुत ही वैस्कुलर स्ट्रक्चर है। अगर उसमें जाके टुकड़ा लेंगे तो ब्लीडिंग चांस नॉर्मल से थोड़ा हाई होता है, और कुछ ही ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स और कुछ इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ही ये प्रोसीजर करते हैं। ऑफ कोर्स सम एडवांस रेडियोलॉजिस्ट टू। लेकिन 90% केसेस में अगर सही ढंग से किया जाए तो एफएनएसी से आंसर मिल जाएगा, जो एक बहुत ही पतली सुई की जांच है, 25 या 26 गेज नीडल्स, जिससे पेशेंट्स खुद को इंसुलिन देते हैं, इतनी पतली नीडल। इस सुई से थायराइड की ग्रंथि में जाकर थोड़ा सा स्क्रैप किया जाता है और पतले पतले सेल्स लाए जाते हैं। कोशिश की जाती है कि खून ज्यादा ना आए, सेल ज्यादा है, इसलिए करते समय हम ज्यादा एस्पिरेट भी नहीं करते सिरिंज से, केवल सुई को आगे पीछे खुरेदते हैं। और जब वो सेल्स आ जाते हैं उसे एक कांच की स्लाइड पे स्मीयर करते हैं और लैब में पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। पैथोलॉजिस्ट वो स्लाइड्स इवैल्यूएट करके डिसाइड करते हैं, एक ग्रेडिंग देते हैं, अगेन जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से बेथेस्डा ग्रेडिंग किया जाता है। याद रखिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या एफएनएसी करेंगे, क्योंकि एफएनएसी हमेशा होनी चाहिए सोनोग्राफी गाइडेड। अगर कोई बिना सोनोग्राफी गाइडेंस के ब्लाइंडली आपकी एफएनएसी कर रहा है, सीधा सुई गांठ को महसूस करके स्क्रैप कर रहा है,
हाई चांसेस है कि वो टारगेट एरिया मिस कर देंगे या वो नॉर्मल थायराइड सेल्स ले आएंगे और कैंसर का एक फोकस मिस कर देंगे। इसलिए हमेशा सोनोग्राफी में देखते हुए ये जांच होनी चाहिए। जब स्लाइड्स पैथोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएगी, पैथोलॉजिस्ट उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, एक इंटरनेशनल बेथेस्डा ग्रेडिंग देंगे। अगेन सेम रूल, जितना ग्रेड कम है उतना हाई चांसेस है कि ये नॉन कैंसरस गांठ है। ग्रेड 1 यानी कि पानी की कोलॉइड गांठ, कोई कैंसर नहीं। ग्रेड 2 यानी कि सॉलिड गांठ, फॉलिकुलर लीजन, बट कोई कैंसर की संभावना नहीं। ऑलमोस्ट 99% श्योरिटी कि ये नॉन कैंसरस या बिनाइन है। पर जितना हाई जाएगा, ग्रेड 4, 5 या 6 है तो आपको सर्जरी के लिए ही जाना है। ग्रेड 3 थोड़ा सा ग्रे जोन या इंडिटर्मिनेट है, मतलब हम श्योर नहीं है कि वो नॉन कैंसरस है या कैंसर। कैंसर के साइंस तो नहीं है पर पूरी तरह बिनाइन फीचर्स भी नहीं है, कुछ एटिपिकल फीचर्स दिख रहे हैं। तो ऐसे में आपके एंडोक्राइन डॉक्टर डिसीजन लेंगे कि क्या फॉलोअप करना है या एब्लेशन कर सकते हैं एक्सेप्शन करके, या फिर सर्जरी के लिए भेजना है। ऑफकोर्स एब्लेशन या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए आइडियल कैंडिडेट बेथेस्डा 2 है, यानी कि जिनको पानी की या सॉलिड गांठ है जिसमें कोई कैंसर की संभावना नहीं आई है। इसके अलावा किसी किसी केस में वो न्यूक्लियर स्कैन करते हैं देखने के लिए कि ओवरऑल कोल्ड नोड्यूल तो नहीं है, जिसमें कैंसर के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। और जैसा पहले बताया, सीरम थायरोग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, जिससे अगेन ये पकड़ा जाता है। अगर सोनोग्राफी पे आया है कि साइड में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, यानी कि सफ़ेद प्लाज्मा की गांठें हैं, वो भी दर्शाता है कि हाई चांसेस है ये गांठ कैंसरस हो सकती है। ऑफकोर्स कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं है कि लिम्फ नोड्स है तो कैंसर ही हो सकता है, अलग से टीबी या कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, पर हमेशा एक रेड फ्लैग है, एक मार्कर है और आगे जांच जरूर होनी चाहिए। ये तो हुआ एक रेड सोनोग्राफिक रेड फ्लैग। क्या क्लिनिकली आपको नहीं पता चल सकता कि मेरे थायराइड में कैंसर तो नहीं पनक रहा है? दोस्तों, कैंसर या थायराइड कैंसर स्पेशली बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है, इतना स्लो ग्रोइंग कि गॉइटर और कैंसर में कभी कभी डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 15-15 सालों तक कभी कभी कैंसर पनक सकता है, इतना स्लो होता है थायराइड कैंसर मैक्सिमम केसेस में। हर केस में तो नहीं, कुछ केसेस में रैपिड ग्रोथ हो सकता है। तो इसलिए जस्ट बिकॉज नोड्यूल 10 साल से है ये नहीं सोचना है कि कैंसर नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम हो सकता है 10 साल से गॉइटर की गांठ हो और अब उसमें एक कैंसर का फोकस बन रहा हो, मैलिग्नेंट कन्वर्जन हो रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो स्लो ग्रोथ कोई कारण नहीं है कि आप निश्चिंत हो जाओ कि ये कैंसर नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम अगर रैपिड ग्रोथ हो रही है, मान लीजिए आपका नोड्यूल बहुत धीरे बढ़ रहा था या स्टैटिक था और अचानक एक टाइम पे कुछ ही हफ्तों में वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है, ये एक रेड फ्लैग है। ये दर्शाता है कि हो सकता है इसमें कोई मैलिग्नेंट एग्रेसिव कैंसर पनक रहा हो। तुरंत एफएनएसी करवाना है एंडोक्राइन डॉक्टर से मिलकर, रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा, और क्लियर करना है ये डाउट। इसके अलावा अगर कोई वॉइस चेंज है या आंखों की आईलिड ड्रूप हो रही है, ये सब साइंस तब आता है जब कोई नर्व या नस एनकेस हो जाती है कैंसर से। कैंसर किसी नर्व को डैमेज करने लगता है, तब उसके फंक्शन लॉस होते हैं और ऐसी चेंजेस आती है। एंड लास्टली, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फूड पाइप पे प्रेशर है इसलिए खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, या वेट लॉस हो रहा है या भूख लगना बंद हो गए, तब भी थोड़ा कॉशियस रहना है, ये एक रेड फ्लैग है। अपने तुरंत नज़दीकी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना है और पूरी तरह निश्चिंत होना है कि कैंसर की संभावना तो नहीं है, क्योंकि अगर है तो थायराइड कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट क्यूरेबल कैंसर्स। 95% केसेस में कैंसर पूरी तरह क्योर किया जा सकता है बिना आजीवन कोई भी रिस्क या रिकरेंस के। तो इसलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो ने आपकी काफ़ी मदद की। अगर थायराइड ग्रंथि है तो एक एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट से मिलिए और एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या वो नॉन कैंसरस गांठ है ना, और अगर हाँ तो क्या थर्मल एब्लेशन किया जा सकता है। पर अगर कैंसर है तो एंडोक्राइन सर्जन या ईएनटी सर्जन या ऑन्को सर्जन द्वारा उसको ऑपरेट करवाना है एंड रेडियो आयोडीन थेरेपी लेना है, स्पेशली अगर वो सही टाइम पे डिटेक्ट हुआ है। ऑफकोर्स आजकल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का भी रोल है, नई नई टारगेटेड थेरेपीज और एनजीएस टेस्टिंग आया है इसमें, जेनेटिक टेस्टिंग, जिसकी फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। हमारे बाकी के थायराइड नोड्यूल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लाइव एब्लेशन डेमोज, थायराइड एब्लेशन होता क्या है, बहुत सारा लिटरेचर और पब्लिकेशंस, इनको ज़रूर विजिट कीजिए और आई एम वेरी श्योर कि आप 10 में से 9 पेशेंट्स इससे बेनिफिट कर पाएंगे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।